हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.4 और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक तो हमने पहले वाले पार्ट में कंप्लीट करा दिया। आज हमारा दूसरा पार्ट है जहां से हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कराएंगे। पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो छठा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुपात होता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। जब अनुपात हमको दे रखा होता है तो उस चीज को मानना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इन्हीं को लेकर हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना भूखंड की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई के लिए 11 है, चौड़ाई के लिए 4 है। तो लंबाई हो जाएगी 11x। x इसमें लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर से माना भूखंड की चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए 4 था तो हो जाएगा 4x। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। ये इन्होंने पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस भूखंड की बाढ़ बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च इतना है। ठीक है, ये बाढ़ आखिर होता क्या है, आयताकार बात की जा रही है। तो जैसे कि मान लो ये 11x है और ये 4x है। ठीक है, बाढ़ कहाँ लगाई जाती है, बाढ़ का मतलब बाउंड्री कराना। ठीक है, बाउंड्री में चाहे तो आप तार लगाओ, कुछ भी करो। ठीक है, तो बाउंड्री है तो पूरी चारों साइड में लगाई जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ से चले यहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, पूरे में लगाओगे ना, तो जो भी दूरी बनती है वो हमारा परिमाप होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे भूखंड का परिमाप। ठीक है, तो वैसे तो जो हमारा फॉर्मूला होता है परिमाप का वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, L लंबाई B चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए खर्च करने होंगे। मतलब टोटल जो खर्चा बन रहा है वो इतना खर्चा बन रहा है और 1 मीटर का खर्च जो है कितना है, ये है 100 रुपये। ठीक है, इससे भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप निकालने का दूसरा तरीका भी ये है कि अगर हमें कुल खर्च पता हो, 1 मीटर का खर्च पता हो, तो दोनों को बटे में करके भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। और ये जो हमने लिखा हुआ है ये फार्मूला है, तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। भूखंड का परिमाप ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं। कुल व्यय अपॉन में हो जाएगा 1 मीटर का मूल्य। ठीक है, तो कुल व्यय जो इन्होंने बताया है वो बताया है 75,000 और 1 का है 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए तो जो हमारा परिमाप आएगा वो 750 मीटर आ जाएगा। मीटर की बात की जा रही है तो 750 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है, और परिमाप जो बात की जा रही है वो एक ही आकृति की जा रही है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × L + B। ठीक है, L + B वैल्यू हम अभी रख देंगे। ठीक है, बराबर 750। ठीक है, हम यहाँ पे L और B की वैल्यू रख देंगे। तो 2 लिख देंगे। L की वैल्यू हमारी क्या थी 11x, B की वैल्यू थी हमारी 4x = 750। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे ब्रैकेट वालों को, तो जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 11 15 x हो जाएगा, 15x हो गया। इधर हमारा था 750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30x = 750। अब हम जानते हैं कि 0 से 0 हमने आपको बताया था अगर गुणे में होता है तो हम काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 3 × 3 यहाँ पे काटेंगे, 3 × 3 सॉरी 3 दूनी 6, 1 बचा 3 × 5 15। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 25 निकल के आई है। क्या निकल के आई है, 25 निकल के आई है। और हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है। अब हमने क्या माना था, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11 और 4 मानी थी। अब इन्होंने कहा था भूखंड
क्या है भूखंड, भूकंप, भूकंप मैं बार बार बोल रही हूँ। देखिए ठीक है, तो भूखंड की माप क्या होगी यही हमको बतानी है, तो भाई हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भूखंड की लंबाई जो की थी हमारी 11x, क्या हो जाएगी 11 गुणे में 25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 26, 1 27, 275 मीटर। ठीक है, क्या निकल के आई है 275 मीटर हमारी लंबाई निकल के आई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है वो हमारी क्या थी 4x, मतलब क्या हुई 4 गुणे में 25, 25 चक्कू होता है 100, मतलब b जो है चौड़ाई जो है वो हमारी क्या निकल के आई है 100 मीटर हमारी चौड़ाई निकल के आई है। तो भाई हमारी लंबाई भी पता चल गई है, चौड़ाई भी पता चल गई है, तो पूरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देख रहे हो ना कितने लंबे चौड़े क्वेश्चन है, खैर लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, इसमें कपड़े कमीज के कपड़े का भाव जो है 50 रुपये प्रति मीटर, मतलब प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर का मूल्य जो है 50 रुपये है, तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून मतलब कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है, पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12%, 10% के लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। ठीक है, अब इतना जो है कपड़ा उसने इतना लाभ भी लिया है, और तो अब बताना है कि उसने कपड़ा कितना खरीदा था। ठीक है, अब एक और बात आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते ही ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे ये क्लासेस यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं। आपको एनसीईआरटी के लिए स्लाइड करना पड़ेगा, ये इसको यहाँ पे टच करेंगे, एनसीईआरटी के सेक्शन पे टच करते ही आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लास को आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उस पर आप टच करेंगे। ठीक है, टच कर दिया, जैसे कि टच करते ही यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स आ जाएंगी। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स को टच करेंगे तो सारी आपकी यहाँ पे चैप्टर आ जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर टच करिए, और जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, जहाँ पे चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। जैसे कि आपको ये एक्सरसाइज चाहिए, इस पर टच करते ही हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट हमारे आ जाएंगे। ठीक है, और आप इसको जूम करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो क्लासेस पढ़नी है, यहाँ पे भी आप क्लासेस पढ़ सकते हो। जैसे ही जैसे हमारा 8th क्लास का कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, हम यहाँ पे क्लासेस वो हैंड रिटन नोट्स डालते जाएंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये चैप्टर करा दीजिए, वो चैप्टर करा दीजिए, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारा कोर्स पहले ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये हम दोबारा रिवीजन क्लासेस करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम इन्होंने बोला था अनुपात दे दिया गया था। ठीक है, कहाँ गया हमारा अनुपात, तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि पतलून के लिए जो है कपड़ा कितना खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं 3 के अनुपात में। ठीक है, तो जैसे कि ये कौन है हमारे पास, ये है हसन। ठीक है, हसन ने कपड़ा जो खरीदा है इस अनुपात में, जैसे कि एक ड्रेस बनानी है। ठीक है, ड्रेस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें कमीज चाहिए, कमीज का कपड़ा चाहिए, दूसरे हमें चाहिए पतलून का कपड़ा। ठीक है, पतलून का कपड़ा, और वो कहता है कि पतलून के कपड़े कमीज के कपड़े के लिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से वो खरीदता है। मतलब अगर उसे क्या बोलते हैं कि कमीज का कपड़ा चाहिए तो 1 मीटर का मूल्य कितना पड़ेगा, 50 रुपये पड़ेगा। अगर वो पतलून का कपड़ा खरीदता है तो 1 मीटर का मूल्य जो है वो कितना पड़ेगा, 90 रुपये पड़ेगा जाके। ठीक है, अब कमीज के लिए कितना मीटर, एक कमीज जब बनवानी होती है तो कितना कपड़ा लगता है, 3 मीटर का लगता है। एक पतलून जब बनवानी होती है तो कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर का कपड़ा लगता है।
ठीक है। और कमीज के लिए उसे इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब इसका जो बेचता है कपड़ा तो उस पर उसे मिलता है 12% का लाभ, और ये जो पतलून का कपड़ा बेचता है उस पर मिलता है इसको 10% का लाभ। और दोनों को बेचकर कितना रुपए प्राप्त करता है, दोनों लाभ पर बेचकर दोनों का कपड़ा जो उसको मिलता है वो 36,000 रुपये का उसे मतलब इतने रुपए में वो बेचता है। ठीक है, लाभ मिलाकर इतना रुपए में वो बेचता है। ठीक है, इतना आया समझ में। एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। हसन जो है वो कमीज और पतलून के लिए कपड़ा खरीदता है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा जो है वो खरीदता है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से। ठीक है, 1 मीटर पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदता है वो 90 रुपये में खरीदता है। एक कमीज बनाने के लिए 3 मीटर लगता है, एक पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। और ये जो बेचता है ना, तो ये कमीज का कपड़ा 12% के लाभ पर बेचता है, पतलून का कपड़ा 10% के लाभ पर बेचता है। इस तरीके से जो जितना भी कपड़ा लाया होता है उसको उसके 36,000 में बेचता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य जो है इतना हुआ जाके। अब हमको ये नहीं पता है कि वो टोटल कपड़ा कितना लाया है, बस हमको इतना पता है एक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, एक पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। अब ये पता नहीं है तो इसकी तो कपड़े की दुकान है तो ये ज़्यादा कपड़ा लाया होगा ना। अब हमको पता नहीं है कितना मीटर लाया है, पर जो कपड़ा लाया है इसी हिसाब से लाया है, 3 मीटर और 2 मीटर के हिसाब से कपड़ा लाया, ड्रेस के हिसाब से ही कपड़ा खरीद के लाया है। अब ये 3 और 2 है, ये क्या है, ड्रेस का जो कमीज और पतलून है इसका अनुपात दिया गया है। यही हमारा क्या है, अनुपात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीज अनुपात पतलून। ठीक है, पतलून, तो ये हमारा अनुपात जो दिया गया है वो 3:2 का अनुपात दिया गया है। ठीक है, 3:2 का अनुपात दिया गया है। अगर हम बात करें, हमें तो पता नहीं है ना कितना कपड़ा ले आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कमीज का कुल कपड़ा। ठीक है, अब हमको बस कमीज के कपड़े का अनुपात पता है जो कि है 3। अब टोटल कपड़ा कितना है ये हमको पता नहीं है, तो हमको जब पता नहीं है तो 3 की गुणा हम x से कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा 3x मीटर जो है कुल कपड़ा है कमीज का। अब यही बात हम इसके लिए लिख देंगे, किसके लिए, पतलून के लिए। पतलून का कुल कपड़ा, तो पतलून का अनुपात था 2, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। तो मान लो कमीज का कुल कपड़ा लेता है 3x मीटर, पतलून का कुल कपड़ा लेता है 2x मीटर। तो अब हमारा कुल कपड़ा कितना, कुल जो है कमीज का मूल्य क्या हुआ जाके, देखो 1 मीटर का मूल्य है 50 रुपये, तो 3x मीटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 50 की 3x से हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीज के कपड़े का कुल मूल्य, तो क्या करेंगे, टोटल कपड़ा था 3x, एक कपड़े का जो मूल्य था वो था 50, तो हमारा क्या हो जाएगा 150 रुपये, 150x। ठीक है, तो ये हमारा मूल्य है तो रुपए होगा जाके। ठीक है, 150x रुपए हुआ जाके। अब हमको पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल रुपए हुए जाके। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पतलून के कपड़े का कुल मूल्य, तो पतलून का कुल कपड़ा कितना है 2x है। ठीक है, अब पतलून के कपड़े के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1 मीटर का जो मूल्य है वो है 90, तो हम 2 से 90 की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180x रुपए। इतने रुपए हुए जाके हमारे पतलून के कपड़े के। ठीक है, अब इन्होंने कहा था जो कमीज का कपड़ा है वो 12% के लाभ पर बेचता है, पतलून के कपड़े को 10% के लाभ पर बेचता है। तो अगर हम कमीज का परसेंट निकालें, ठीक है, परसेंट लाभ निकालें तो हमारा कितना हुआ जाके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीज पर लाभ। ठीक है, तो कमीज पर जो लाभ है वो कितने का है 12%। तो कमीज का जो मूल्य है वो हमारा कितना है 150x है ना, तो 150x लिखेंगे और इस पे हमें लाभ मिल रहा है 12%। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो का 12%, इस तरीके से 150 का की जगह पे कर देंगे गुणा, बट गुणे में 12% का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अगर ये आपको उसमें परसेस वगैरह में चेंज करना नहीं आता है तो उसके लिए भी हम आपको एक आइडिया बता देते हैं।
तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जॉर्जियस बेसिक मैथ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे कई सारे प्लेलिस्ट दी गई हैं, लासा मासा प्रतिशत वगैरह, भिन्न वगैरह, दशमलव वगैरह, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए है वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में समझाया है, बेसिक क्लासेज होती हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 हमने काट दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, तो 6 तियाँ कितना आ गया 18, और 150 के साथ हमारा x भी था, तो ये हमारा 18x, मतलब लाभ कितना हो रहा है, 18x रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पतलून पर लाभ, ठीक है। तो पतलून जो है उसका रुपया कितना बन रहा था, पतलून कितने रुपए का खरीद रहा था, पतलून का कपड़ा वो खरीद रहा था 180x का, और इस पे जो लाभ हो रहा है वो 10% का हो रहा है, ठीक है। 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 कट गया, और इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पे भी कितना आ गया है 18x रुपए का इसे लाभ हुआ। कमीज पर भी 18x रुपए का लाभ हो रहा है, पतलून पर भी 18x रुपए का लाभ हो रहा है। अब हमको लाभ हमने निकाल दिया, अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमें दोनों के लाभ पता चल गया है। उसने जो कपड़ा खरीदा था वो इतने में खरीदा था, अब जो बेच रहा है तो लाभ मिलाकर बेच रहा है, तो अब वो बेच कितने में रहा है, ये तो था खरीदा वाला मूल्य, अब ये है लाभ वाला मूल्य। तो लाभ को जब हम क्रय मूल्य से जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीज का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमने खरीदा था 150x रुपए में, और लाभ हमने लिया है इस पे 18x का, तो टोटल जो हम कमीज का विक्रय मूल्य कर रहे हैं वो कितने का हो जाएगा, 168x रुपए में बेच रहे हैं कमीज का कपड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं यही पतलून की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पतलून का विक्रय मूल्य। तो पतलून का जो कपड़ा था हमारे हमने कितने में खरीदा था, वो खरीदा था 180x में, और लाभ भी हम इस पे 18 का ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा विक्रय मूल्य बना जाके 180x प्लस 18x, तो ये हमारा जुड़ के क्या हो जाएगा 90, 198x रुपए, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया है, ये कमीज का विक्रय मूल्य, मतलब कमीज के कपड़े को इतने रुपए में बेच रहा है, पतलून के कपड़े को इतने में बेच रहा है। अगर और हम टोटल की बात करें, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था दोनों को जब मिलाकर बेचता है, लाभ दोनों कपड़ों को जब मिलाकर बेचता है 36,000 रुपये में बेचता है। अब हमने दोनों के अलग अलग मिला लिए हैं, अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य मतलब दोनों को जोड़ के देंगे, 168x प्लस 198x जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा 366x रुपये आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जब जोड़ा 8 8 16 और एक साथ ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 1 10 1 6 और ठीक है 366x आ जाएगा। मतलब ये जो कुल विक्रय मूल्य हमारा x के टर्म में बना है वो 366x बना है, और इन्होंने हमको रुपए बता ही दिए थे, ये जो मूल्य बना है वही हमारा क्या है 36,000 है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा 366x आया है यही हमारा किसके बराबर है 36,000 के बराबर है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा 36,600, ठीक है 36,600 था, अभी क्वेश्चन में मैंने देखा यहाँ पे 600 है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख देंगे 36,600, ठीक है। और बटे में ये 366 जो है इधर इसके साथ गुणे में था, बटे में जाकर ये अपॉन में हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे भी 366, यहाँ पे भी 366, 366 एक कम 366 और 2 0 थे, 2 0 लगा दिए, मतलब x का मूल्य जो है वो कितना आ गया है 100 आ गया है। x का मूल्य क्या आ गया है 100 आ गया है। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कहा था उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए कपड़ा जो उसने खरीदा था कितना खरीदा था, ये खरीदा था 2x खरीदा था, ठीक है, पतलून के लिए 2x खरीदा था। अब हम इसमें यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पतलून का कपड़ा
बराबर हो जाएगा 2x था, तो 2 गुणे में x की वैल्यू है 100, हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम आपको फिर से एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि देखो, ये हसन था, हसन ने 2 तरीके के कपड़े खरीदे, एक ड्रेस बनाने के लिए, एक कमीज की, एक पतलून की। कमीज जो था उसके 1 मीटर कपड़े का मूल्य था 50 रुपये और 1 मीटर कपड़े का मूल्य था 90 रुपये। तो ये जो कमीज के लिए जो कपड़ा लगता है वो 3 मीटर का लगता है, पतलून के लिए जो कपड़ा लगता है वो 2 मीटर का कपड़ा लगता है। कमीज के कपड़े पे वो इन दोनों कपड़ों को वो बेचता है। ठीक है, ये जो है 12% के लाभ पर कमीज का कपड़ा बेचता है और 10% के लाभ पर पतलून का कपड़ा बेचता है। और जो उसे मतलब टोटल जो विक्रय मूल्य है दोनों का, जितना कपड़ा लाया था उसको जो बेचता है उसे तो 36,600 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कि कपड़ा कितना लाया था, बस जो कपड़ा लाया था इस अनुपात में लाया था, 3 और 2 के अनुपात में। तो हमने कमीज और पतलून का अनुपात यहाँ पे लिख दिया है जो कि है 3:2। कमीज का कुल कपड़ा, अब हमें तो पता नहीं था कितना कपड़ा लाया है, तो ये जो इसी अनुपात के हिसाब से, पहला वाला अनुपात कमीज का है, दूसरा वाला अनुपात पतलून का है। तो कमीज के लिए जो कुल कपड़ा था वो हमने लिख दिया 3x। क्यों x हमने इसलिए लिखा है क्योंकि x से पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा ले आया है। ठीक है, इसी अनुपात के हिसाब से हमने यहाँ पे x लगाया है। ठीक है, तो कमीज का कुल कपड़ा हो गया 3x, पतलून का कुल कपड़ा हो गया इस अनुपात के हिसाब से 2x मीटर। ठीक है, कमीज के कपड़े का कुल मूल्य अगर निकाले, भाई 1 मीटर का मूल्य कितना है 50, तो हमारे पास कपड़ा टोटल कितना था 3x, तो 3x की हम 50 से गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य निकलेगा 150x। ऐसे ही पतलून के कपड़े का हम कुल मूल्य निकालेंगे तो हमारा जो कुल कपड़ा था वो 2x था। ठीक है, अब 2x की हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य था 90 रुपये, तो हमने 2x की 90 से गुणा कर दी तो हमारा 180x आ गया। अब ये जो कमीज के कपड़े पर लाभ जो है वो 12% पर दे रहा है। ठीक है, 12% का लाभ कमाता है। तो हमारे पास टोटल कपड़ा जो को हमने कमीज का कपड़ा जो है कितने रुपए में बेचा था, टोटल 150x पे बेचा था। ये लिखा 150x पे हमने बेचा था। 2 कमीज के कपड़े का कुल मूल्य जो बना था वो हमारा 150x था। अब इस पे भी 12% का लाभ कमाता है, तो हमने क्या किया, इसका 12% निकाला तो हमारा 18 आ गया, 18x आ गया। ऐसे ही पतलून के कपड़े पर वो कितना लाभ कमाता है, तो हमारा टोटल कपड़े का मूल्य जो था वो 180x था, इसका हमने 10% निकाल दिया तो इसमें भी 18x आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि वो बेचता कितने में। कमीज का कपड़ा जो है, अब उसको हमको पता चल गया, लाभ भी पता चल गया, हमने पता कर लिया था कि वो कपड़ा कितने में खरीद कर लाया था। अब जितने में खरीद कर लाया था और जितना लाभ मिला था वही खरीद कर लाना, मतलब क्रय मूल्य और लाभ। क्रय मूल्य और लाभ को मिलाकर बनता है हमारा विक्रय मूल्य। तो कमीज के कपड़े को कितने में बेचता है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 168 आया। ऐसे ही पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य जोड़ दिया तो ये 180x कपड़ा का मूल्य था जिसमें वो खरीद कर लाया था, क्रय मूल्य का इतने का लाभ भी था, इन दोनों को जोड़कर ये हमारा आया। अब कुल विक्रय मूल्य की बात, मतलब दोनों को कपड़े को हम कितने में बेचता है, दोनों कुल कपड़े को मतलब दोनों को मिलाकर वो बेच रहा है, लाभ मिलाकर, इसमें लाभ भी मिला हुआ है, तो वो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 366x आ जाएगा। अब हमको ये बात बता दी गई थी कि दोनों कपड़ों को वो 36,600 रुपये में बेच रहा है। अब यही दोनों कपड़ों का जो विक्रय मूल्य जो है x के टर्म में है वो हमने ये निकाला है। ठीक है, तो इन दोनों ये x के टर्म में विक्रय मूल्य है, ये असली हमारा रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में है। अब तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, इससे x का मान निकाल देंगे। हमसे पूछा गया था पतलून का कपड़ा जो हमने माना था वो 2x माना था, इतना कपड़ा लाया है तो x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 7वां क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ है। अब करते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर बताएं तो जैसे कि एक झुंड है। ठीक है, इस झुंड में क्या है, सारे हिरण हैं। ठीक है, क्या है, हिरण है। अब ये कह रहे हैं झुंड का आधा भाग जो है मैदान में चल रहा है, तो मतलब आधे हिरण जो हैं इसके वो कहाँ हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक है, और शेष का मतलब आधे तो चल रहे हैं, तो ये बचा हमारे पास इतना आधा, आधे का 3/4 मतलब इसके 3 हिस्से किए, आधे का 3/4 भाग का मतलब इसके 4 हिस्से करेंगे। 3/4 ऐसे लिखा जाता है 3/4, तो इसके
जो बटे में होता है उतने हिस्से होते हैं, मतलब इसके हमें 4 हिस्से करने होंगे। 4 हिस्से किए, 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, 3/4 जो है वो खेल कूद रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 हिस्से जो हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। और शेष बचे 9, मतलब इतना जो हिस्सा बचा है, इतना हिस्सा जो बचा है वो हमारा कितने का है, 9 का है, ठीक है। ये जो 9 हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वैसे प्रैक्टिकली हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। हमने देखा कि 3/4 मतलब चारों हिस्से कैसे हैं, ये बराबर है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, तो 9 चौक 36, इतना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। और ये हमारा आधा है, आधा इधर है, तो 36 दूनी 72। वैसे तो हमारा 72 निकल के आया है। अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे, देखो। तो हम यहाँ पे हिरणों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना हिरणों की संख्या बराबर हो जाएगी x, ठीक है। हमने ये मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि आधा जो है चर रहा है, आधे भाई हिरण जो है चर रहे हैं। तो आधा का मतलब अगर किसी चीज़ का आधा निकालना है तो उसको हम 2 से भाग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरने वाले हिरण, ठीक है। तो इन्होंने कितने का है, आधा, मतलब x के बटे में 2 कर देंगे तो ये हो जाएंगे आधे। आधे चर रहे हैं तो शेष का 3/4, मतलब अब आधे तो चर रहे हैं, शेष कितना बचा भाई, एक कोई चीज़ है हिस्से का आधा, अगर ये आधा है तो ये भी तो आधा ही होगा, क्योंकि आधा आधा जुड़ के हमारा 1 होता है। अगर ये हमारा पूरा x था, x का आधा हमारा क्या हो गया, x बटे तो ये भी तो हमारा x/2 हुआ, तो x/2 जुड़ के ही हमारा पूरा x बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेलने वाले हिरण, ठीक है, खेलने वाले हिरण, ठीक है। तो इन्होंने कहा शेष का 3/4, तो शेष हमारा क्या बचा, एक तो हमारे चर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जो हैं वो खेल रहे हैं, उनमें से कुछ खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, आधे जो बचे थे, आधे तो इधर चले गए, आधे हमारा ये शेष हैं, ठीक है। इनका 3/4, ठीक है, आधों का 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी भी हमारे शेष बचे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे हिरण, ठीक है। वो हमारे कितने बचे हैं, अब 9 बचे हैं। अब यही हमारे टोटल हिरण हुए, आधे हमारे चल रहे हैं, उनमें से जो आधे बचे थे, आधे में से 3/4 हमारे खेल रहे हैं और 9 हमारे क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये वाले शेष हमारे पानी पी रहे हैं। इन तीनों का योग ही हमारा क्या है, x के बराबर है। यही हमारे सारे हिरण हैं जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x/2 प्लस 3/4 गुणे में x/2 प्लस 9 बराबर हो जाएगा x। सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, x/2 है, x/2 हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। और प्लस हम ये हमारा 3x बटे में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये वाला x जो है इधर ले आएंगे, ठीक है। इस वाले x को इधर ले आएंगे तो हमारे माइनस में हो जाएगा, क्योंकि x साइड कर दे रहे हैं और संख्या एक साइड कर देंगे, संख्या हमारी अकेली है तो 9 उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो बटे में हमने 1 मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 8 और 1 का लासा निकालेंगे तो हमारा लासा निकलेगा 8, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 1 के पहाड़े में भी 8 आता है। अब हमारे बाकी जो हर हैं, अगर उनके पहाड़े में कोई बड़ी वाली संख्या आ रही है तो वही हमारा लासा हो जाता है। ये एक ट्रिक है, जॉर्जस बेसिक मैथ वाले चैनल पर चले जाना, वहाँ पर हमने बताया हुआ है, वो हमारा दूसरा चैनल है। अब 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चक्कू 8 हुआ होता है, 4 आया, 4 से x की गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। 8 से 8 को भाग करेंगे, 8 × 8 हुआ, 1 से 3x की गुणा करेंगे तो 3x ही आ जाएगा। माइनस था, माइनस लगा दिया। 1 से 8 को भाग करेंगे तो 1 8 8 हुआ, 8 आया, ठीक है। 8 से x की गुणा की तो हमारा 8x आ गया। इधर हमारा -9 चल रहा था, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 में से 8 को घटाएंगे, घटेगा नहीं, पर 8 में से 7 को तो घटा सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, 1 बचेगा। 1 लिखते नहीं है, पर 8 बड़ा था
और 7 छोटा था। ये हमारा 7 है, 7 छोटा था, 8 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो ये माइनस का x बचेगा बटे में 8। इधर भी हमारा माइनस का 9 है, इस माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। इधर भाग में है, बराबर के उधर जाते ही किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। मतलब हमारा क्या आ जाएगा 72 आ गया है। अब हमसे हिरणों की संख्या पूछी गई थी, हिरणों की संख्या x ही थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल हिरण बराबर 72। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो यहाँ पे दादाजी की आयु की बात की जा रही है, किसको लेकर की जा रही है, तो वो पौत्री की आयु को लेकर की जा रही है। अगर किसी को लेकर कोई बात की जाती है तो जिसको लेकर बात की जाती है उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पौत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगी x वर्ष। हमने ये माना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए माना दादा जी की आयु क्या हो जाएगी, इन्होंने कहा था दादाजी की जो आयु है पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो 10 गुनी का मतलब 10x, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10x वर्ष हो गई दादाजी की आयु। अब ये कह रहे हैं कि यदि उनकी आयु जो है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि उनकी आयु 54 वर्ष अधिक है पौत्री से। ठीक है, तो उन दोनों की आयु बताओ। अब दादाजी की जो है यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब इन्होंने बात बोली है दादाजी की जो आयु है, ठीक है, वो पौत्री की आयु से, पौत्री की आयु कितनी है x है। ठीक है, पौत्री की आयु से 54 साल बड़े हैं कौन, दादाजी। और दादाजी की आयु हमने क्या निकाली थी, 10x निकाली थी। ये भी दादाजी की आयु है, ये भी दादाजी की आयु है, तो दादाजी की आयु को हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा था पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हैं कौन, दादाजी। हमने दादाजी की आयु यहाँ पे भी निकाली थी तो बराबर कर दिया। अब x वाले एक साइड कर देंगे, x इधर पहले से ही था, ये वाला 10x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब 54 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। संख्या एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ। 54 जब उधर गया ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा 9x आएगा। 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस है इसलिए माइनस का x हो गया। ठीक है, इधर हमारा माइनस का 54 है तो माइनस से माइनस कट गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 54 इधर 9 इसके साथ गुणे में है, बराबर के इधर आते ही बटे में हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 छाक 54, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। हमसे कहा गया था दोनों की आयु बताओ, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पुत्री की आयु हम यहाँ पे लिख देते हैं पौत्री की आयु। तो पौत्री की आयु जो है वो हमने x मानी थी जो कि हमारा आया है 6, तो ये हो गई पौत्री की आयु। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब हमको दादाजी की भी आयु निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे दादाजी की आयु। ठीक है, तो ये थी हमारी 10x। ठीक है, x की वैल्यू है 6 तो हमारा हो जाएगा 60 वर्ष। क्या हो जाएगी, 60 वर्ष। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले हम आपसे बोल देते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ में जिन्होंने कर लिया है उनको थैंक यू। और आजकल सभी के ग्रुप्स बने हुए हैं तो ग्रुप्स में हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करिए। आप मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सबका रिप्लाई हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अमन की आयु की बात की जा रही है, किसको लेकर, उसके पुत्र को लेकर। तो जिसको लेकर बात की जाती है वही हम मान लेते हैं। तो अमन के मतलब उसके पुत्र को लेकर बात की जा रही है, अमन के पुत्र को लेकर, तो हम अमन के पुत्र की आयु मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अमन के पुत्र की आयु, तो ये कितनी है, x वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए
अमन की आयु, तो अमन की आयु क्या निकलेगी, तो इन्होंने क्या बोला था, अमन की जो आयु थी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा 3x वर्ष हो जाएगी, ये अमन की आयु हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 10 वर्ष पहले उसकी आयु जो थी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो हम यहाँ पे 10 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, आज से 10 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप मान लो आज आपकी आयु 15 साल है, तो 15 में से 10 घटाओगे ना, ऐसे ही 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या हो जाएगी 3x, ये तो वर्तमान आयु है, इसमें से 10 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, और ऐसे ही हम निकाल देंगे किसकी, अमन के पुत्र की आयु। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो आज है x का, 10 साल पहले x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा है वही करेंगे। तो इन्होंने कहा था 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु जो थी 5 गुनी थी उससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले, तो इधर हम लिख लेते हैं 3x माइनस 10, ये तो हो गई अमन की आयु, और इधर लिख लेंगे x माइनस 10, ये हो गई किसकी आयु, पुत्र की आयु 10 साल पहले की। अब इन्होंने कहा था 10 साल पहले जो अमन था उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में हम 5 से गुणा कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 10। अब जैसे कुछ लोग सेंस नहीं लगा पाते हैं, कुछ बच्चे को समझ नहीं आता है, इधर 5 लगाएं इधर 5 लगाएं, तो सिंपल सा यही तरीका है कि भाई पिता बड़ा होगा ना, हमेशा पिता बड़ा होगा ना, और हमें पुत्र छोटा होता है, पुत्र छोटा होता है, पिता बड़ा होता है, हमेशा यही होता है ना। तो पुत्र अपने पिता के बराबर तभी होगा जब हम उसमें गुणा करें या जोड़ें, गुणा करें या जोड़ें तो ही बराबर होगा। तो पुत्र में ही गुणा करो। जहाँ पे भाग करने की बात की जा रही है, तो भाग या घटाएंगे हम पिता में से, कम करेंगे पिता में से बराबर करने के लिए, या बराबर करना है तो गुणा करो या जोड़ो, किसमें, पुत्र में। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है। 5 से इन दोनों की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5x, और इधर गुणा करेंगे तो 5 और 10 की गुणा हो जाएगी 5 दामन 50। ठीक है, अब x एक साइड कर देंगे। ठीक है, x एक साइड करेंगे, 3x पहले से इधर था, 5x इधर आया तो ये माइनस में हो गया, माइनस का 50 पहले से इधर सा था, 10 उधर गया तो ये प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो हमारा 2x बचा, 5 बड़ा था, इसके पास माइनस था इसलिए माइनस का 2x बचा, 50 में से 10 गया तो 40 बचा, 50 बड़ा था इसके पास माइनस था तो माइनस का 40 बचा, तो हमारा माइनस से माइनस कट गया और 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। x की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आ गई है, 20 आ गई है। हमको क्या बताना था, दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी, तो x हमने किसकी मानी थी, पुत्र की आयु, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुत्र की आयु कितनी आई है, 20 वर्ष। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमन की आयु। ठीक है, अमन की आयु, ठीक है, अमन की आयु थी 3x। ठीक है, 3x थी, मतलब 3 में 20 की गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 60 वर्ष। ठीक है, ये अमन की आयु आ गई, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।